आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक संस्मरण के ऊपर, जिसे लिखा है जानकी वल्लभ शास्त्री ने। संस्मरण किसी विशेष विषय या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है, जो कि स्मृति के आधार पर होता है, यानी यादों के आधार पर होता है। जैसा कि आज हम अपने इस संस्मरण में पढ़ने वाले हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने जो विशेष पल उन्होंने अज्ञे जी के साथ बिताया था, उसको वो इस संस्मरण के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने अज्ञे के साथ जो पल बिताए वो किस प्रकार के थे, उनके बीच में क्या क्या बातें हुई और वो लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए और अज्ञे जी का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने जो उनके साथ समय बिताया, तो वो अपने उसी पल को इस लेख के माध्यम से हम लोगों के सामने रखते हैं। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं अज्ञे के साथ जानकी वल्लभ शास्त्री संस्मरण को। इस संस्मरण की शुरुआत जानकी वल्लभ शास्त्री अज्ञे जी की प्रशंसा करते हुए और उनकी विशेषता बताते हुए करते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री इस पूरे के पूरे संस्मरण के अंदर समय समय पर अज्ञे जी की तारीफ और प्रशंसा करते रहते हैं, जहाँ जहाँ पर वो उनसे प्रभावित महसूस करते हैं। तो बीच बीच में अज्ञे जी की प्रशंसा जो है पूरे संस्मरण में आपको देखने को मिला करेगी। जानकी वल्लभ शास्त्री विशेष रूप से उन्हें अज्ञे जी की लगभग सारी चीज़ें पसंद थी। उन्हें अज्ञे जी का रूप, जिस तरीके के वो दिखते थे, अज्ञे जी की वाणी, जैसा वो बोलते थे, और अज्ञे जी की बिल्कुल एक तरीके से उनका जो पूरा रूप था, उनका पूरा व्यक्तित्व था, उससे जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अभी जब हम इस संस्मरण के ऊपर चलेंगे तो और अच्छे से चीज़ें पता चलेगी। तो संस्मरण की शुरुआत में ही जानकी वल्लभ शास्त्री ये चीज़ बताते हैं कि वो अज्ञे से कब मिले थे। तो वो बताते हैं कि दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद और पटना, इन सब के जो रेडियो सम्मेलन हुआ करते थे, जहाँ पर वो लोग एक तरीके से कवि सम्मेलन टाइप होता है, तो उसी प्रकार से ये रेडियो सम्मेलन होता था। तो वहाँ पर वो पहले ही अज्ञे जी से काफ़ी बार मिल चुके थे। जानकी वल्लभ शास्त्री चांदनी चौक के एक होटल में रुके पड़े थे। तो वो अपने एक दोस्त पृथ्वीराज से मिलने के लिए चल दिए थे। तो जब वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके घर पर क्या है, अज्ञे जी उनको काफ़ी बार कॉल कर रहे थे। जब जानकी वल्लभ अपने दोस्त से मिलकर के वापसी आते हैं, जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि अज्ञे जी उन्हें फ़ोन कर रहे थे, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि वो उनसे बात नहीं कर पाए। तो दूसरी जो घटना है, जिसमें हंस कुमार तिवारी से राजकमल में जब जानकी वल्लभ उनसे मिलते हैं, तभी उन्हें बताते हैं कि अज्ञे जी आपको काफ़ी ज़्यादा खोज रहे थे। तो उनकी ये बात सुन करके जानकी वल्लभ को याद आता है कि आज तो उनकी काव्य पुस्तक का उद्घाटन समारोह था। तो उन्हें पछतावा होने लगता है कि काश मैं उनके उस समारोह में जा पाता और कुछ दो शब्द बोल पाता वहाँ पर जा करके। तो अगर आपको अज्ञे जी के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि अज्ञे जी हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इन्होंने तार सप्तक नाम करके कुछ अपना एक संग्रह बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी थी उनके इस तार सप्तक ने, जो कि 4 भागों में संकलित है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी जो मैंने अभी आपको बताई, तो आपको एक बार अज्ञे जी के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो इन छोटी मोटी मुलाकातों से और जो बातें मैंने आपको बताई, इससे क्या है, जानकी वल्लभ जी का जो व्यक्तित्व था, उनके ऊपर अज्ञे जी का व्यक्तित्व का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका जिक्र संस्मरण के अंदर आता है। तो इस घटना को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि डॉक्टर प्रभाकर माचवे, जो कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने क्या है, वो नागपुर के रेडियो स्टेशन में इस टाइम पर थे। नागपुर में कोई रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर वो थे, और वहाँ पर एक भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन होने जा रहा था। तो उस कवि सम्मेलन में जानकी वल्लभ शास्त्री जी को भी क्या है, आमंत्रित किया गया। तो किसी के ज़रिए उनको एक पत्र पहुंचाया गया था। जैसे ही शास्त्री जी को वो पत्र मिलता है, वो तुरंत वहाँ से फटाफट निकलते हैं। उस टाइम पर वो पटना में होते हैं। अब पटना में किसी काम से थे, तो जैसे ही उन्हें पत्र मिलता है, फटाफट वहाँ से निकलते हैं। और जानकी वल्लभ शास्त्री बताते हैं कि अगर मैं उसी टाइम पर नहीं निकलता, तो जो गाड़ी थी, ट्रेन थी, जो उस समय नागपुर के लिए आ रही थी, वो उसे नहीं पकड़ पाते, छूट जाती, और वो कभी भी इस जो सम्मेलन था इसमें नहीं आ पाते। तो वो फटाफट वहाँ से निकले और ट्रेन में बैठ करके चल दिए किस तरफ, नागपुर की तरफ। तो नागपुर दोस्तों वो इससे पहले भी आ चुके थे। ऐसा वो बताते हैं कि इससे पहले वो नागपुर तब आए थे जब राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति ने कोई वर्धा विशेष अधिवेशन कुछ वहाँ पर था, कोई एक कार्यक्रम था, उससे पहले भी वहाँ पर आ चुके हैं। तो उस टाइम पर उनका स्वागत बहुत ही अच्छा हुआ था। तो वहाँ पर काफ़ी सारी छात्राएँ थी जिन्होंने उनका स्वागत किया था, और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के सारी जो व्यवस्था थी, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल बढ़िया से कर दिया था। परंतु इस बार जो सम्मेलन होने वाला था, वहाँ पर इतना सब कुछ व्यवस्था नहीं थी। वो पिछली बार की घटना को याद करते हैं कि कैसे वहाँ पर एक सुंदर मंगला आचरण भी हुआ था, जब वो
इस राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था एक इवेंट, उसमें आए थे। तो अपने इस कार्यक्रम का जिक्र वो संस्मरण में करते हैं। इसके बाद वो नागपुर पहुंच जाते हैं और उन्हें फिर ख्याल आता है कि इस बार तो कोई स्वागत और कुछ होगा नहीं, तो अपना सामान जो भी अपने साथ लेकर आए थे उसे लेकर के चल देते हैं सीधा मचवे जी के घर पे, अपने दोस्त के घर पे चले जाते हैं। तो जब वो अपने दोस्त के घर पर वहाँ पहुँचते हैं तो उनका दोस्त उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। जब जानकी वल्लभ मचवे जी से उस टाइम पर मिल रहे थे तो वहीं पर ही आज्ञे जी क्या है वहाँ पर आते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। तो इस प्रकार से पहली बार जानकी जी की मुलाकात आज्ञे जी से होती है प्रभाकर जी के घर पर। उसके बाद जिस कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया गया था यानी कि कवि सम्मेलन, वो वहाँ पर होता है और उस कवि सम्मेलन के अंदर आज्ञे जी जो है अपनी कविता बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाते हैं और उनकी उस काव्य पाठ को देख करके जानकी वल्लभ शास्त्री जी ये सोचने लगते हैं कि जिस तरीके से ये कविता का पाठ करते हैं शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति इनकी तरह कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं उनके उस कविता गायन शैली से। वहाँ पर और भी लेखक होते हैं जैसे विजय देव नारायण शाही, जिनसे वो रेलवे स्टेशन पर ही मिल चुके थे जब वो इधर नागपुर के लिए उतरे थे। और उन विजय देव नारायण शाही जी ने उस सम्मेलन के अंदर क्या किया था, तो उन्होंने अंग्रेजी की कुछ कविताएं थी उसे हिंदी में सुनाया था और वो भी अन्य लेखकों की शैली में, जिसमें से उन्होंने प्रमुख रूप से राजकुमार वर्मा जी की शैली को अपनाया था। उसी कवि सम्मेलन में संयोगवश एक ये सभा प्रचार समिति का हरिकेश शर्मा वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने आज्ञे जी को और जानकी वल्लभ जी को दोनों को बोला कि आप कल के ये एक संगोष्ठी है हमारी, उसके लिए आप दोनों रुक जाइए, वहाँ पर आ जाना। तो आज्ञे जी एक शर्त रखते हैं कि आप हमें ये वादा करिए कि आप अपनी कार से हमें जबलपुर स्टेशन छोड़ देंगे, वहीं से बम्बे मेले की रेलगाड़ी लेकर के मैं चला जाऊँगा। तो उनकी ये शर्त मान लेते हैं और वो फिर कल के उस संगोष्ठी के लिए रुक जाते हैं। तो संगोष्ठी हो जाती है अच्छे से। उसके बाद जैसा कि वादा किया गया था तो वो कार में, अब देख लीजिए, दोनों जानकी वल्लभ जी भी बैठे पड़े हैं और आज्ञे जी भी, दोनों कार में साथ जा रहे हैं। तो वो लोग निकलते हैं रास्ते में। तो रास्ते में ही उन्हें, जब कार से जा रहे होते हैं तो दोनों बैठे हैं साथ में। तो अब उन्हें देख जानकी वल्लभ जी बगल में बैठे हुए हैं और बगल में है उनके कौन, आज्ञे जी। तो उनको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जिस तरीके से वो शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। वो उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहते, उन्हें देख कर ही बस खुश हो रहे थे। तो उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब जैसे ही कार में बैठकर दोनों आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से जो सड़क के दोनों तरफ से किसी फूलों की छाया ना उनकी कार पर पड़ रही थी, जो कि टेसू के फूलों की थी। टेसू एक प्रकार का फूल है जिसे देख करके आज्ञे जी, जो अब तक शांति से बैठे थे, अचानक से उठते हैं और एक अलग ही रूप उनका सामने आता है। वो उनको अपने हाथ से पीछे करते हैं, किनको, जानकी वल्लभ जी को, और बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं और उन फूलों को देख करके अचानक से बोलते हैं टेसू। तो टेसू के फूल देख करके आज्ञे जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और जानकी वल्लभ जी भी उनको कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ ये टेसू के फूल है। तो वो मतलब दोनों अब इससे परिचित हैं, इस टेसू के फूल से। तो दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज्ञे जी उतरते हैं और उन टेसू के फूलों को देखने के लिए चले जाते हैं। तो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे जानकी वल्लभ शास्त्री जी भी चल देते हैं। तो आज्ञे जी पहले ही आगे पहुंच चुके थे, वो वहीं पर ही बैठ जाते हैं और उन टेसू के जो फूल थे उनकी सुगंध का मज़ा वहाँ पर बैठ करके आराम से ले रहे होते हैं। और ये जानकी जी पीछे पीछे आकर के उन्हें देख रहे हैं कि हाँ, किस प्रकार से बैठे हैं। तो उनके बीच में ऐसी थोड़ी बहुत वार्तालाप चलती है कि देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, आज्ञे जी जानकी वल्लभ जी से बोलते हैं। और जिस टाइम पर वो वहाँ पर है उस समय फागुन का महीना था और उस टाइम पर जो हवा में थोड़ी सी ठंड थी, तो जानकी जी को काफ़ी ठंड लग रही थी। वो कहते हैं कि इतना ठंड का माहौल है और इन आज्ञे जी को देखो किस प्रकार से यहाँ आराम से बैठे पड़े हैं और इन टेसू के फूलों की सुगंध ले रहे हैं, और जबकि उनका शरीर तो कांपने जैसा हो रहा था जानकी वल्लभ जी। तो वहीं टेसू के फूल के बीच में उनकी वार्तालाप चल रही होती है। वहीं पर ही जानकी जी हैं रायगढ़ में एक देवेंद्र नाम के व्यक्ति का जिक्र करते हैं, जो कि उनका बहुत अच्छा मित्र था। जब वो रायगढ़ गए थे तो उनके साथ ही उनका ज़्यादातर समय व्यतीत होता था। तो आज्ञे जी ने बताया कि वो मेरे क्या है वो मेरा सगा भांजा था, जो कि अब नहीं रहा। ये सुन करके जानकी वल्लभ जी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरा उनके साथ इतना बढ़िया था और वो ना रहे अचानक से। तो ये सुन करके जानकी वल्लभ को थोड़ा सा शौक लगता है कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, मतलब वो मेरा इतना अच्छा मित्र था, मेरी उनसे इतनी बनती थी, रायगढ़ में वही एक व्यक्ति था जिसके साथ मैंने इतना अच्छा समय व्यतीत किया। तो थोड़े से उदास हो जाते हैं ये सुन करके। पर
आगे जी ने केवल यही इतना ही शब्द बोला था कि वो अब नहीं रहे, इसके सिवा उन्होंने और कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। टेसू के बहुत सारे फूल आज्ञा जी क्या है इकट्ठा कर लेते हैं जानकी वल्लभ जी के साथ मिल करके और ले करके चल देते हैं उसे। तो उन फूलों को इकट्ठा करके वो कहते हैं कि मैं अपने ये सारे फूल अपने दिल्ली के एक मित्र को दूंगा, ऐसा आज्ञा जी जानकी वल्लभ को बताते हैं कि मैं अपने एक मित्र को ये सारे फूल दूंगा। उसके बाद जानकी वल्लभ जी पूछते हैं कि अगर आप किसी बड़े होटल वगैरह में ना रहना चाह रहे हो तो क्यों ना मेरे एक मित्र रमेश चंद्र मिश्र के घर चलते हैं। तो आगे जी उनको स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ चलो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जाते हैं उनके रमेश चंद्र के घर और उनके घर पर पहुँचने के बाद उनका अच्छा खासा वहाँ पर स्वागत होता है और चाय पानी पीते हैं। और उसके बाद ये दोनों इसके बाद आज्ञा जी कहते हैं कि क्यों ना हम नर्मदा नहाने के लिए चलते हैं, सबसे पास में पड़ेगा हमारे लिए गया घाट, तो हम वहीं पर ही चलते हैं और नर्मदा नहाएंगे, ऐसा आज्ञा जी प्रस्ताव रखते हैं। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी तो खुश हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है, जितना समय मिले उतना अच्छा। तो दोनों के दोनों चले जाते हैं अब गया घाट पर नहाने। वहीं पर ही जब वो आज्ञा जी को स्नान करते हुए नर्मदा नदी में देखते हैं तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि कितना अद्भुत दृश्य है ये। उनके व्यक्तित्व से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से नहा करके निकल जाते हैं और वो पहुँचते हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से वो अपनी रेलगाड़ी पकड़ते हैं और जाते हैं अपने अपने रास्ते की। तो बहुत देर बाद जबलपुर से जो गाड़ी थी वहाँ से रेलगाड़ी निकलती है, दोनों रेल के डिब्बे में बैठे पड़े हैं आराम से। तो आज्ञा जी यात्रा के शुरू होने के बाद उन्हें बताते हैं, क्या तुम जानते हो कि जो मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ थी वो इसी जबलपुर शहर से शुरू हुई थी। तो जबलपुर में ही एक हाई स्कूल था जो कि था हितकरणी सभा, तो उन्हीं का एक वार्षिक उत्सव में आज्ञा जी ने एक भाषण दिया था, उसका जिक्र वो जानकी वल्लभ के सामने करते हैं। तो जानकी वल्लभ जी उन्हें तुरंत रोकते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है, त्रिशंकु का जो पहला निबंध है वो उसी भाषण के ऊपर है। जानकी वल्लभ जी उनसे कहते हैं कि हाई स्कूल के हिसाब से वो जो निबंध था वो काफ़ी उच्च स्तर का था। तो उन्होंने कहा कि इस निबंध के अंदर आपने लॉरेंस का एक बहुत ही बड़ा उद्धरण दिया है, परंतु आपके जो निबंध है ज़्यादातर रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, परंतु आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है। तो ये सुनकर के आज्ञा जी थोड़े से चौंक जाते हैं और उनको चौंका हुआ देख करके जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं कि मैंने 20 साल की उम्र में कालिदास का पूरा साहित्य और 20 से 25 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी का सारा साहित्य पढ़ डाला है। तो इसी प्रकार से उनके बीच में बातें चलती रही तो इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में बातें चलती रही और दिन का जो टाइम था धीरे धीरे बीतता गया। और उन्होंने अचानक से बाद में देखा कि अरे इलाहाबाद आ गया। तो फटाफट आज्ञा जी ने अपना सामान बांधा और तुरंत गाड़ी से उतरे और जानकी वल्लभ जी को बोला आप यहीं पर ही ठहरिए। तो वो उतर जाते हैं फटाफट और तुरंत भीड़ में लुप्त हो जाते हैं आज्ञा जी। और थोड़ी देर बाद वो लौटते हैं और पटना का टिकट जानकी वल्लभ जी को हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि आपका रास्ता तो यहाँ से बिल्कुल सीधा है, परंतु मेरा नहीं, मुझे तो दिल्ली के लिए यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, आपकी तरह मेरा सीधा रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से आज्ञा जी अपने रास्ते चले जाते हैं दिल्ली की ओर और वो निकलते हैं अपने पटना की तरफ। तो यहाँ से वो दोनों फिर से अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो ये संस्मरण यहीं पर ही समाप्त हो जाता है, जैसे ही आज्ञा जी चले जाते हैं और वो अपने पटना की ओर निकल लेते हैं अलग अलग रास्ते। तो आज्ञा के साथ जानकी वल्लभ शास्त्री, सारांश रूप में मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या था, मेन सारी बातें बता दी है। तो जो मेन इंसिडेंट थे, जो मेन जगह थी वो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक तो वो टेसू का फूल और ट्रेन में उनकी जो बातें हुई वो, और कवि सम्मेलन जो होता है उधर उनकी बातें, और जो छोटी मोटी बातें मैंने आपसे यहाँ पर करी, चांदनी चौक वाला, दिल्ली में, लखनऊ में और भी पहले सम्मेलनों में जो उनसे मिले और उनके बीच जो बातें हुई, नर्मदा पर वो नहाए। तो इन सब मुलाकातों से ही ये जो संस्मरण है पूरा भरा पड़ा है। आप इसे अपनी तरफ से भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना।